आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो है वो वर्तमान में कहाँ पड़ती है, तो वर्तमान में उदयपुर में स्थित है आहड़ सभ्यता। ठीक है, इनके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता की जो खोज है वो 1953 में किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने, ऐसे याद रखना, आहड़ आ से और अक्षय कीर्ति व्यास ऐसे। और सर्वप्रथम जो है लघु स्तर पर खनन अगर देखें तो वह भी अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। सर्वप्रथम देखें और लघु स्तर पर देखें तो। ठीक है, उनके बाद खनन कार्य 1954 और 56 में फिर हुआ, जो कि व्यापक स्तर पर था। व्यापक स्तर पर था, व्यापक स्तर पर था, जिसमें रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। ठीक है, 1953 में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी और लघु स्तर पर खनन भी अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। ठीक है, और उनके बाद में जो व्यापक स्तर आता है 1954-56 में, तब रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। उनके बाद देखें तो 1961 से 62 में जो खनन है वो वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया से हुआ था। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है। उनमें अक्षय कीर्ति व्यास दे देगा, रतन चंद्र अग्रवाल, इन दो नामों में से कोई एक नाम दे देगा। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। इनके बाद देखें समय भी, आहड़ सभ्यता का समय कितना है, तो गोपीराम शर्मा जो है वो मानते हैं 1800 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक का। और जो कार्बन पद्धति है C14, कार्बन सी यानी कार्बन 14 पद्धति जो है उनके अनुसार 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, बाद में आगे देखें इसमें तो आहड़ जो है वो आयड या बेडच नदी के तट पर है। और प्राचीन काल के अंदर इसे ताम्रवती या ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो आहड़ को कहा जाता था। स्थानीय लोग जो है वो आहड़ को धूलकोट के नाम से संबोधित करते हैं या जानते हैं, धूलकोट कहते हैं इनको। ठीक है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी वैसे ही आहड़ जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। और इन्हें महासतियों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला कहा जाता है। 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जाना गया। मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी है। मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान किसे कहा जाता है? तो वह आहड़ को कहा जाता है। इसमें 8 सत्र मिले हैं। कितने सत्र मिले हैं? 8 सत्र मिले हैं। और उन 8 सत्रों के आधार पर कहा जाता है कि 8 बार तो बनी और 8 बार ही उजड़ी। ठीक है, एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं। एक मकान में कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। मतलब संयुक्त परिवार टाइप रहा होगा उस समय का, तो 6 चूल्हे मिले हैं। किन्हीं किन्हीं घरों में 2 मिले हैं, किसी में 1 मिला है, 3 मिले हैं। इस तरीके से एक मकान में 6 भी चूल्हे मिले हैं। अब देखें तो आहड़ जो नगरवासी थे या नगरवासी नहीं, ग्रामीणवासी थे जो, तो वो अपना अनाज रखने के लिए मर्द भांड बनाते थे। ठीक है, तो उन मर्द भांडों को गोरे या कोट कहा जाता था। गोरे या कोट कहा जाता था अनाज रखने के मर्द भांडों को। मर्द भांड लाल व काले रंग के मिले हैं। इन्हें उल्टी तिपाई विधि से पकाया जाता था। उल्टी तिपाई विधि को विज्ञान की भाषा में अपचयन की स्थिति में जलन व ऑक्सीकरण की स्थिति में जलन के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। ठीक है, रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं। मिट्टी के दीपक भी मिले हैं। और चावल से परिचित थे ये लोग। पशु पालते भी थे, जो इनका प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, आहड़ सभ्यता के अंदर यहाँ पर बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी मिले हैं, जो बिना हत्थे के छोटे। और एक यहाँ पर देखना ईरानी धूपदानी भी मिली है, यानी इनका संबंध जो है वो ईरान से संबंध भी था। और ये एक तांबे और लोहे के उपकरण मिले हैं।
यानी ये तांबे से तो पहले परिचित हो गए थे। जो पहले आहड़ पूर्वकालीन है तब तांबे से परिचित थे, और बाद की जो है तब ये लोहे से भी परिचित हो गए थे, लेकिन ये चांदी से परिचित नहीं थे। ठीक है। मरण मूर्तियों के अंदर देखें तो बनासियन बुल्स टेराकोटा बेल की मरण मूर्ति मिली है, जिन्हें बनासियन बुल कहा गया है। एक खंडित नारी की मरण मूर्ति मिली है। घोड़े हाथी की मरण मूर्तियाँ मिली हैं। बैलगाड़ी के पहिए की मरण मूर्ति मिली है। तो ये यहाँ पर आहड़ से मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है। इनके बाद देखें तो इन यहाँ से 6 तांबे की मोहरें भी मिली हैं। कितनी मिली हैं? 6। और क्या मिली है? तांबे की मोहरें मिली है, मुद्राएं मिली है। सॉरी, मोहरें नहीं, मोहरें 3 मिली है और मुद्राएं 6 मिली हैं। मुद्राएं 6 मिली है और मोहरें 3 मिली हैं। ठीक है। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। अवतल चक्की मिली है, जो कि आटा पीसने के काम आती है। अवतल चक्की। प्रमुख स्थल देखें, आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों की बात करें हम तो प्रमुख स्थलों के अंदर देखें तो गिलुंड आ गया, ओजियाना आ गया, बालाथल आ गया, बरोर आ गया और अलोद भी आ गया। ये प्रमुख स्थल हैं जो आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। एक माप तोल के बाट मिले हैं यहाँ से। शरीर से मेल छुटाने वाला एक जावा मिला है। ठीक है। भवन की छत कैसी थी? तो भवन की जो छत थी वो बांस की बनाई हुई मिली है। भवन की छत बांस की बनाई हुई मिली है। मकान पक्की ईंटों का, और नीम के अंदर जो है वो पत्थर का प्रयोग किया गया था। कहाँ? नीम के अंदर पत्थर का प्रयोग मिला है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आहड़ सभ्यता के बारे में इतना हमने देखा। अब हम देखते हैं आहड़ सभ्यता की एक स्टोरी के माध्यम से देखते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। तो चलिए। कभी सोचा है कि मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन, ये जो साधारण से दिखने वाले टुकड़े होते हैं, ये किसी पूरी प्राचीन दुनिया के राज कैसे खोल सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ मिट्टी के टुकड़े नहीं है, ये एक खोई हुई सभ्यता की कहानी है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज की इस पड़ताल में ढूंढेंगे। समझिए कि आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व एक तरह की जासूसी ही है, जिसमें अतीत के छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक पूरी कहानी तैयार की जाती है। तो चलिए इस रोमांचक जासूसी में उतरते हैं। हमारी ये कहानी किसी पुरानी धूल भरी जगह से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मॉडर्न जगह से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां अतीत को बड़े ध्यान से सहेज कर रखा गया है। ये जगह है उदयपुर का आहड़ म्यूजियम, और इसे सिर्फ एक बिल्डिंग मत समझिए, ये तो एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें सीधे एक खोई हुई संस्कृति की जिंदगी में ले जाती है। तो ये लोग रहते कहाँ थे? ये देखिए, ये नक्शा हमें बताता है आहड़ बनास संस्कृति का इलाका, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का ये पूरा एरिया। 100 से भी ज्यादा प्राचीन साइट्स का घर है जहां कभी ये लोग रहा करते थे। तो सवाल उठता है कि ये लोग थे कौन, कब और कहाँ रहते थे? चलिए मिलते हैं इस प्राचीन सभ्यता के लोगों से और उनकी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, आहड़ संस्कृति जिस दौर में थी उसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल, या अंग्रेजी में कहें तो कॉपर एज। मतलब ये वो जमाना था जब इंसानों ने पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार तांबे जैसी धातु का इस्तेमाल करना सीख लिया था। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आहड़ को उस जमाने में ताम्रवती भी कहा जाता था। ताम्रवती यानी तांबे का शहर। नाम से ही जाहिर है कि तांबे का काम करना इनकी सबसे बड़ी पहचान थी, इनकी सबसे बड़ी तकनीकी कामयाबी। लेकिन एक मिनट, ये सब हमें पता कैसे चला? जवाब छिपा है मिट्टी के बर्तनों में। जी हां, पुरातत्वविदों के लिए ये बर्तन किसी किताब के पन्नों की तरह होते हैं जो उन्हें अतीत की अनकही कहानियां सुनाते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट परत दर परत खुदाई करते हैं। एक सीधा सा नियम है, जितनी गहरी परत उतनी ही पुरानी कहानी। फिर मिट्टी के बर्तन के हर टुकड़े को एक सुराग की तरह क्लासिफाई किया जाता है, और आखिर में इन सारे सुरागों को जोड़कर अतीत की एक छिपी हुई कहानी को सामने लाया जाता है। तो हमारी इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं ये मिट्टी के बर्तन। आहड़ बनास संस्कृति में हमें मोटे तौर पर 2 तरह के बर्तन मिलते हैं, रेडवेयर यानी लाल रंग के बर्तन और ग्रेवेयर यानी स्लेटी रंग के बर्तन। अपनी इस जासूसी को और मजेदार बनाने के लिए हम 2 खास जगहों पर फोकस करेंगे, बालाथल और गिलुंद।
इन दोनों जगहों के बर्तनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक पूरी कहानी सामने आती है कि कैसे वक्त के साथ कल्चर बदला। तो अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा। हम ये देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का स्टाइल बदला और ये बदलाव हमें आहड़ के लोगों के बारे में क्या बताता है। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे शुरुआती दौर में, मतलब लगभग 3300 ईसा पूर्व के आसपास, बालाथल और गिलुंद, समझिए कि दो अलग अलग दुनिया थे। उनकी अपनी अपनी पहचान थी और मिट्टी के बर्तन बनाने का उनका तरीका एक दूसरे से काफी अलग था। और ये फर्क उनके बर्तनों में साफ साफ दिखता है। देखिए, गिलुंद में लोग गोल कटोरे बना रहे थे, जबकि बालाथल में उनके कटोरों के किनारे एकदम तीखे, शार्प होते थे। कितना बड़ा फर्क है ना? लेकिन फिर वक्त बदला। करीब 2600 ईसा पूर्व आते आते कुछ बहुत दिलचस्प होने लगा। सबूत हमें ये बताते हैं कि इन दोनों जगहों के लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उनके बीच मेलजोल और विचारों का लेन देन बढ़ रहा था। और इसका सबूत वो भी बर्तनों में ही मिलता है। इस दौर में अचानक से दोनों जगहों पर एक जैसे डिजाइन वाले काले और लाल बर्तन मिलने लगते हैं। ये तो तभी हो सकता है ना, जब लोगों में मेलजोल बढ़ा हो और वो एक दूसरे की स्टाइल को अपना रहे हो, है ना? इस कहानी में एक और मिस्ट्री है। एक खास तरह का बर्तन था, थिन रेड स्लिप्ड वेयर। ये एक जमाने में बहुत पॉपुलर था, समझिए जैसे आज कोई फैशन ट्रेंड में हो। लेकिन बाद के दौर में ये अचानक जैसे गायब ही हो गया। ये एक बड़े कल्चरल बदलाव का संकेत था। कहानी के आखिरी पड़ाव पर हम देखते हैं कि जहां कुछ पुरानी स्टाइल गायब हो गई, वहीं नई कॉमन स्टाइल सामने आई। जैसे ये कॉर्डन वाले जार, मतलब जिन पर उभरी हुई धारियां हैं, ये हमें बालाथल और गिलुंद दोनों जगह मिलते हैं। इससे पता चलता है कि कल्चर रुका नहीं था, वो लगातार बदल रहा था, इवॉल्व हो रहा था। तो इन हजारों टुकड़ों को जोड़कर आखिर क्या तस्वीर बनती है, क्या कहानी निकल कर आती है? चलिए इस पूरी खोज के नतीजों को समझते हैं। अगर पूरी कहानी को एक नज़र में देखें तो ये टाइमलाइन सब कुछ बता देती है। शुरुआत में दोनों की अपनी अलग अलग पहचान थी, फिर आया मैच्योर दौर जब मेलजोल बढ़ा और स्टाइल एक जैसे होने लगे, और आखिर में कल्चर आगे बढ़ता रहा, कुछ चीज़ें पीछे छूट गईं और नई चीज़ें जुड़ गईं। तो सबसे बड़ी बात, सबसे अहम सबक क्या है? वो ये है कि रोज़मर्रा की मामूली सी दिखने वाली चीज़ों में एक पूरी की पूरी प्राचीन दुनिया की कहानी छिपी होती है। ये बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं हैं, ये उस जमाने के सोशल नेटवर्क का नक्शा है जो हमें बताते हैं कि कौन किससे मिल रहा था और आइडिया कैसे फैल रहे थे। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल बाद हमारे जमाने की कौन सी चीजें हमारी कहानी बताएंगी? शायद हमारे स्मार्टफोन या प्लास्टिक की बोतलें? सोचने वाली बात है ना?